Everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So, today we are going to cover up the topic primary and secondary adjustments in transfer pricing. As you all know, this is the third video of direct taxation paper, international taxation module, and rather fourth video. We have covered three chapters till date: residential status in two videos, part 1 and part 2. Then we had covered DTAA, and this is the third video topic wise and fourth video in number wise. So fourth video is primary and secondary adjustments in transfer pricing. So as you all know, I had told this earlier also, I am not going to upload any notes for taxation topics because I don't want you to change your notes at this moment, since direct taxation or taxation is a vast subject and you should refer to the material you have referred in your first reading. So whatever material you have referred to, just open that up, open this topic, or even if you have referred to the study material, open that. What I am going to refer is VG sir's module, summary module. If you have that, you can open that as well. So let's start with the main topic of discussion. So in this particular topic, first of all, you need to know what is primary adjustment and what is secondary adjustment. So primary adjustment का मतलब होता है वो adjustments जो रिटर्न में की जाती हैं बाय दी AO, रिटर्न में हो रही हैं बिकॉज ऑफ 5 रीजंस. अगर कोई एडजस्टमेंट बाय द AO, दीज एडजस्टमेंट्स in whom, in what, not whom, in what, transfer price, transfer pricing की adjustments हो रही हैं in the return, वो 5 रीजंस की वजह से हो रही हैं, तो उनको प्राइमरी एडजस्टमेंट्स बोलते हैं. सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होता है? सेकेंडरी एडजस्टमेंट का मतलब होता है जो एसएससी अपनी बुक्स में एडजस्टमेंट्स करता है बिकॉज ऑफ दीज प्राइमरी एडजस्टमेंट्स, उनको हम सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स बोलते हैं. सो 5 रीजंस कौन से हैं जब प्राइमरी एडजस्टमेंट्स की जाती हैं ट्रांसफ़र प्राइस के अंदर. सो फर्स्ट इज़ एसएससी अपनी खुद की रिटर्न ऑफ इनकम में अगर कोई भी एडजस्टमेंट्स कर रहा है, उसको पता चल रहा है देयर शुड बी सम चेंजेस दैट नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन हिज रिटर्न ऑफ इनकम दैट आर ओके, दीज आर नोन एज प्राइमरी एडजस्टमेंट. सो वो मोटो एसएससी ने अपनी रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर कर दिया. दूसरा, एओ ने एडजस्टमेंट्स करी और उन एडजस्टमेंट्स को एसएससी ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब उसके लिए कोई भी अपील या फिर कुछ भी ऐसा फाइल नहीं किया, और डेट अभी तक डेट पास हो चुकी है जिस डेट तक वो कर सकता था अपील, सब कुछ हो चुका है, कोई अपील फाइल नहीं करी असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट. तो इस पर्टिकुलर केस के में क्या माना जाएगा कि एसएससी ने जो एडजस्टमेंट की गई हैं बाय दी एओ उनको एक्सेप्ट कर लिया. सो पहला केस कौन सा? सुओ मोटो बाय दी एसएससी इन इज ROI. सेकेंड वन वाज एओ ने एडजस्टमेंट्स की एंड एसएससी हैज़ एक्सेप्टेड द सेम. थर्ड वन इज़ APA के अंदर एंटर करने की वजह से आपकी कुछ एडजस्टमेंट्स करने की रिक्वायरमेंट हो गई. APA कौन से सेक्शन के अंदर एंटर हुआ है? अंडर सेक्शन 92 सबसेक्शन, नॉट सबसेक्शन सॉरी, 92CC. 92CC के अंदर यू हैव एंटर्ड इनटू एन APA जिसकी वजह से कुछ एडजस्टमेंट्स की गई हैं. अच्छा, ये जो एडजस्टमेंट्स की जा रही हैं बिकॉज ऑफ APA, वो APA जो आपका एंटर हुआ है, दैट APA शुड हैव बीन एंटर्ड ईदर ऑन और आफ्टर 1/4/17, 1st of April 2017 को, या उसके बाद अगर APA एंटर होता है और उसकी वजह से एडजस्टमेंट हो रही है, देन ओनली दैट विल कम ओवर हियर. ठीक है. सो मतलब अगर 1/4/17 से पहले की APA अगर आप एंटर करते हो, 1/4/2017 से पहले कोई भी APA एंटर किया है, सो उस APA की वजह से अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उसको एसएससी को अपनी बुक्स के अंदर, मतलब सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अगर वो APA एंटर हुआ था 1/4/2017 से पहले. ठीक है. फोर्थ केस आपने सेफ हार्बर रूल्स की सेफ हार्बर रूल्स आप पर अप्लाई हो गए 92CB के अंदर. 92CB के अंदर सेफ हार्बर रूल्स अप्लाई करने की वजह से आपका एडजस्टमेंट हो रही है, देन ऑल्सो सेकेंडरी एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है. फिफ्थ केस कौन सा है? फिफ्थ केस है कि आपका
कोई भी असेसमेंट हो रहा है, जो असेसमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ मैप के अग्रीमेंट, मतलब मैप में एंटर करने की वजह से आपका कोई असेसमेंट का रेजोल्यूशन निकल के आया है, जो अग्रीमेंट हुआ था सेक्शन 90 और 90A के अंदर। 90 और 90A कौन से सेक्शंस हैं? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट वाले सेक्शंस हैं, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसमें आपको रिलीफ रेजोल्यूशन चाहिए था उस असेसमेंट का, मतलब डबल टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ इशू चल रहा था, तो उसके लिए रेजोल्यूशन निकल के आया है बिकॉज ऑफ मैप म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर्स। सो उस केस में भी अगर कोई चेंजेस होते हैं इन द टीपी, एडजस्टमेंट्स होती हैं, so in that particular case secondary adjustment is required. So 5 reasons कौन से? First of all, suo motu by the SSC. Second one, made by the AO and accepted by the SSC. Third one was because of APA entered on or after 1/4/2017. Fourth one was safe harbor rules and fifth one was MAP. ठीक है यहाँ तक? राइट। अब एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है। हमने APA वाला तो समझ लिया, एक्सेप्शनल केस, कि अगर 1/4/2017 से पहले APA एंटर हुआ है, चाहे किसी भी साल के लिए हुआ हो, उस केस में आपका सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, 92CE सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं होगा। एक और चीज़ समझ लो, अगर आपकी प्राइमरी एडजस्टमेंट का जो अमाउंट है दैट इज़ अप टू ₹1 करोड़, मतलब 1 करोड़ और लेस का आपके प्राइमरी एडजस्टमेंट का अमाउंट है, तो उस केस में भी देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट कि आप सेकेंडरी एडजस्टमेंट करो। ठीक है, सो एक्सेप्शंस क्या क्या है? पहला कि जो आपकी प्राइमरी एडजस्टमेंट है उसका अमाउंट 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम का है, तो देयर इज़ नो नीड टू डू दी सेकेंडरी एडजस्टमेंट। सेकेंड वन इज़ APA अगर आपका एंटर हो जाता है 1/4/2017 से पहले, ठीक है, तो प्राइमरी एडजस्टमेंट्स होने के बावजूद आपके ऊपर सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 92CE डज नॉट अप्लाई टू यू। ठीक है, एक और एक्सेप्शन है क्या? अगर आपकी जो प्राइमरी एडजस्टमेंट है वो असेसमेंट ईयर 2016, 2017 या फिर उससे पहले के असेसमेंट ईयर्स के लिए अगर हो रही है, सो इन दैट पर्टिकुलर केस एज वेल 92CE डज नॉट अप्लाई। क्या बोला मैंने? अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट हो रही है AY 16-17 या उससे पहले असेसमेंट ईयर्स के लिए, तो उस केस में भी सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है यहाँ तक? ओके। फिर आता है सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन कह लो, या ये पता होना चाहिए कि एक्सेस मनी क्या है, क्योंकि एक्सेस मनी पर ही ना बार बार बात होती रहेगी कि एक्सेस मनी को ये करना है, वो करना है, रिपैट्रिएट करना है, इतने दोनों में करना है, नहीं करोगे तो क्या होगा। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना कि जो ये मेन मुद्दा है एक्सेस मनी का, ये है क्या। तो एक्सेस मनी का मतलब होता है जो प्राइमरी एडजस्टमेंट से आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस निकाला गया है, प्राइमरी एडजस्टमेंट करने के बाद जो आर्म्स लेंथ प्राइस निकला है उसमें से अगर आप एक्चुअल में जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुई थी उसका अमाउंट माइनस कर दोगे, तो ये एक्सेस मनी है विच नीड्स टू बी रिपैट्रिएटेड। अब एक्सेस मनी का कॉन्सेप्ट क्या है समझ नहीं आया, क्यों इसमें से माइनस किया समझ नहीं आया। देखो, असेसमेंट के बेसिस पर या असेसमेंट के बेसिस पर या एडजस्टमेंट्स की वजह से आपकी एक आर्म्स लेंथ प्राइस निकल के आई। आर्म्स लेंथ प्राइस सपोज निकल के आई 100 करोड़, और आपका जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपने जिस पर की थी दैट वाज 90 करोड़। 100 करोड़ की ट्रांजैक्शन आपने 90 करोड़ में कर ली थी, तो आपका जो एक्सेस मनी आना चाहिए था नहीं आ पा रहा। क्यों नहीं आ पा रहा? क्योंकि आपने ट्रांजैक्शन की वैल्यू कम दिखाई है। सो एक्सेस मनी कितना निकल के आ रहा है? 10 करोड़। सो ये 10 करोड़ का क्या करना है हमें अभी लॉ बताएगा। ठीक है, सब ये तो समझ आ गया एक्सेस मनी क्या है। हाँ, अब बात करते हैं ये एक्सेस मनी का करना क्या था। एक्सेस मनी को रिपैट्रिएट करना था इंडिया के अंदर, बट अगर आपने रिपैट्रिएट नहीं किया इंडिया के अंदर 90 डेज़ के अंदर अंदर, आपको इस पैसे को रिपैट्रिएट करना था इंडिया के अंदर 90 डेज़ के अंदर अंदर, अगर आपने इसको 90 डेज़ के अंदर अंदर रिपैट्रिएट नहीं किया तो क्या होगा? इंटरेस्ट लगा देंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि 90 डेज़ कहाँ से गिनने हैं, कि 90 डेज़ हो गए हैं नहीं हो गए हैं। तो 90 डेज़ हुए नहीं हुए इस चीज़ को हम 4 केसेस से समझते हैं कि अगर आपको जो एक्सेस मनी को रिपैट्रिएट करना था 90 डेज़ के अंदर अंदर, तो वो कहाँ से 90 डेज़ गिनना है। सो 90 डेज़ आपको पहला केस पढ़ते हैं।
पहले केस के अंदर ये 4 पॉइंट्स मैं जो बोलने वाली हूँ, इन 4 पॉइंट्स के हिसाब से अगर होना था या आपका एक्सेस मनी आना था, तो उस केस में जो आपका 90 डेज़ गिने जाएंगे, दैट विल बी फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। 139 सबसेक्शन 1 के हिसाब से जो ड्यू डेट बनती थी रिटर्न फाइल करने की, उस दिन तक आपको, उस दिन से 90 डेज़ आप काउंट करोगे फॉर द पर्पस ऑफ कि कितने दिन में आपको रिपैट्रिएशन करना है ऑफ द एक्सेस मनी। ठीक है, सो ऐसे कौन से 4 पॉइंट्स हैं जिनके लिए ये वाला पॉइंट रेलेवेंट है? तो 4 पॉइंट्स में पहला पॉइंट है जहाँ पर प्राइमरी एडजस्टमेंट्स की गई हैं बाय द असेसी हिमसेल्फ। असेसी खुद से कर रहा है सुओ मोटो। सो ड्यू डेट ऑफ ROI would be the date from which you have to calculate the 90 days. Second, APA जो enter हुआ है that is entered अंडर सेक्शन 92CC। APA एंटर हुआ, APA एंटर होने के केस में एक्सेस मनी का रिपैट्रिएशन शुड बी फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम से 90 डेज़ के अंदर अंदर। ठीक है, थर्ड केस आपके ऊपर सेफ हार्बर रूल्स आपने एक्सरसाइज कर लिए हैं उस पर्टिकुलर केस में। फोर्थ वन इज़ जब आपका कोई भी अग्रीमेंट हुआ है अंडर मैप, अंडर DTAA, मैप की रेजोल्यूशन की वजह से आपको रिलीफ मिला है अंडर DTAA, तो उस केस में भी जिस दिन आपका जो भी अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट अगर आपका होता है मैप के अंदर, तो उस केस में भी ड्यू डेट आपकी डेट बन जाएगी फ्रॉम विच यू हैव टू कैलकुलेट द 90 डेज़। ठीक है, सो मैं रिपीट कर रही हूँ, 4 केसेस ऐसे कौन से हैं जिसके अंदर कौन से डेट से आपको चेक करना है। सो फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी एडजस्टमेंट सुओ मोटो की जा रही है बाय द SSE, सेकेंड वन इज़ APA, थर्ड वन इज़ सेफ हार्बर रूल्स, फोर्थ वन इज़ मैप प्रोसीजर्स। ओके, चारों केस में क्या करना पड़ेगा? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग की रिटर्न फाइलिंग की डेट से, ड्यू डेट से 90 डेज़ गिनने हैं। ठीक है, सेकेंड केस पर आ जाते हैं। सेकेंड केस अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट्स जो की गई हैं वो AO ने की हैं। पहले वाले केस में AO वाला नहीं आया ना पॉइंट कि अगर AO ने प्राइमरी एडजस्टमेंट्स की हैं तो कौन सी डेट से देखोगे। तो अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट्स की गई हैं बाय दी AO, तो और ये वाला जो AO का ऑर्डर है दैट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, मतलब कोई अपील नहीं करी, असेसी मान रहा है जो भी AO ने अपने असेसमेंट ऑर्डर में लिख के दिया है, तो इस केस में जो प्राइमरी असेसमेंट AO कर रहा है उस AO के ऑर्डर की डेट से आप 90 डेज़ गिनोगे, क्योंकि आपको जिस दिन ऑर्डर की डेट है, ठीक है, जिस दिन ऑर्डर की डेट है उस दिन से आपको 90 डेज़ का टाइम दिया कि जाओ मनी को रिपैट्रिएट करवा लो इंडिया के अंदर जो भी एक्सेस मनी है। ठीक है, थर्ड केस है कि आपके AO ने ऑर्डर अपना असेसमेंट ऑर्डर पास किया और उसमें प्राइमरी एडजस्टमेंट्स कर दी। ठीक है, प्राइमरी एडजस्टमेंट्स कर दी बाय द AO एंड दिस हैज़ बीन टेकन फॉर अपील। ठीक है, तो अपील के लिए आप लेके गए, तो इस केस में जब आप अपील के लिए लेके गए टू दी एपेलेट अथॉरिटी, तो जिस दिन आपके पास फाइनल ऑर्डर आ जाएगा ऑफ दी एपेलेट अथॉरिटी, जिस दिन आ जाएगा नहीं, जिस दिन भी एपेलेट अथॉरिटी के ऑर्डर की डेट है, जो भी ऑर्डर है उसकी जो भी डेट है, डेट ऑफ ऑर्डर विल बी द बिग डेट जिस दिन से आपको 90 डेज़ गिनने हैं। तो मैंने अभी तक 3 केस बोले हैं, एक और केस अभी करेंगे। 3 केस कौन से? पहला जिसमें हमें 4 पॉइंट्स दे रखे हैं और उसके लिए सेम कॉमन पॉइंट है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। 4 पॉइंट्स कौन से थे? प्राइमरी एडजस्टमेंट सुओ मोटो बाय द SSE, APA entered, and third one was safe harbor rules and fourth one was map। ठीक है, केस 2 में मैंने पढ़ा कि अगर AO ने ऑर्डर पास किया, प्राइमरी एडजस्टमेंट करी और SSE ने उसको एक्सेप्ट कर लिया तो असेसमेंट ऑर्डर की डेट से 90 डेज़ गिनोगे। एक्सेप्ट नहीं किया, अपील वगैरह की, तो जिस दिन एपेलेट अथॉरिटी ने अपील का ऑर्डर पास किया उस दिन से 90 डेज़ गिनने हैं। ठीक है, 3 समझ आ गए। चौथे केस पर आते हैं कि आपका जो APA एंटर हुआ था, फर्स्ट वाले केस में हमने पढ़ा APA एंटर होता है तो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग की डेट से देखते हैं, राइट। अगर आपका जो APA है वो एंटर ही रिटर्न फाइलिंग की डेट के बाद हुआ, ऐसा हो सकता है ना, आपने ROI फाइल कर दी उसके बाद आपने APA एंटर किया, तो उस केस में हम कहाँ से 90 डेज़ देखें, क्योंकि वहाँ तो ड्यू डेट लिखा था। तो उस केस में आप क्या करोगे, तो जो भी एक्सेस मनी है वो आपको जिस मंथ आपने APA एंटर किया उस मंथ के एंड पर आ जाओ, एंड से 90 डेज़ गिन लो, तो वो आपकी बन जाएगी ड्यू डेट फॉर रिपैट्रिएशन। ठीक, मैंने क्या बोला, APA एंटर हुआ रिटर्न फाइल करने के बाद, ठीक है, रिटर्न फाइल कर दी उसके बाद APA एंटर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस मंथ में APA फाइल किया है, APA एंटर किया है बेसिकली, उस मंथ के एंड में आ जाओ और वहाँ से 90 डेज़ काउंट कर लो।
ठीक है, सब हमें समझ आ गया कि हमें जो ये एक्सेस मनी होती है उसको रिपैट्रिएट करना होता है इंडिया के अंदर विद इन 90 डेज़ फ्रॉम सो एंड सो डेट्स जो हमने अभी पढ़ी, केसेस के रिस्पेक्ट में हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है कि अगर 90 डेज़ में हमने रिपैट्रिएशन नहीं किया तो फिर क्या होगा? नहीं करते, बताओ क्या करोगे? तो क्या कर सकते हैं? इंटरेस्ट लगा देंगे। तो इंटरेस्ट लगाओगे तो ठीक है, बट इंटरेस्ट कौन से दिन से लगाओगे? इंटरेस्ट जो है आपका डे 1 से लगेगा या डे 91 से लगेगा? आपका इंटरेस्ट डे 1 से लगेगा या 90 दिन होने के बाद लगेगा? तो आपका इंटरेस्ट जो है वो डे 1 से लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 90 दिनों के अंदर नहीं किया ना, तो उतने दिन का इंटरेस्ट भी तो ऐड होगा। 90 दिनों के अंदर कर देते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, इंटरेस्ट की बात ही नहीं करेंगे, चाहे आपने 90th डे पे ही क्यों ना किया और रिपैट्रिएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 90 दिनों के अंदर नहीं करवाया ना रिपैट्रिएशन, तो अब आप फंस गए हो, तो आपको डे 1 से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? तो रेट के लिए आपको 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। या तो आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुई होगी रुपी में, या फिर हुई होगी किसी फॉरेन करेंसी में, विच इज़ नॉर्मल। ठीक है, तो अगर आपकी वो जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो रुपी में हुई थी, तो उस केस में जो आपका इंटरेस्ट रेट रहता है वो डिफरेंट होगा। फॉरेन करेंसी में हुई थी तो डिफरेंट रहेगा। अगर मैं इंडियन रुपी की बात करूँ तो इंडियन रुपी के केस में आपका जो रेट रहता है दैट इज़ SBI का 1 ईयर लेंडिंग रेट जो भी हो रहा होता है ना, उस पर्टिकुलर उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के लिए, उसमें आपको 3.25% ऐड करना है एंड दैट वुड बी दी इंटरेस्ट रेट। मतलब एक फिक्स्ड परसेंटेज दे दी प्लस एक वेरिएबल दे दी। वेरिएबल क्या है? 1 ईयर SBI marginal cost of fund lending rate as on 1st of April of the relevant previous year plus a fixed percentage which is 3.25%। ठीक है, वहीं अगर आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी वाली है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 6 मंथ्स लिबोर प्लस 3%। 6 मंथ्स लिबोर कौन सी डेट का देखना है? 30th सितंबर ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। आपको 6 मंथ्स लिबोर देखना है प्लस 3% करना है। इसमें भी एक फिक्स्ड है और एक वेरिएबल है। ये आपका इंटरेस्ट रेट हो जाएगा इफ़ यू हैव नॉट रिपैट्रिएटेड दी एक्सेस मनी विद इन 90 डेज फ्रॉम द सो एंड सो डेट विच यू शुड हैव डन। नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि रिपैट्रिएशन के लिए ऑप्शंस थे। पहले कोई ऑप्शन नहीं था। पहले क्या बोला जाता था कि आपको 90 डेज़ के अंदर अंदर उसी पर्टिकुलर एसोसिएट एंटरप्राइज से रिपैट्रिएट करवाना पड़ेगा जिसके साथ आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुई थी। पहले ऐसा लिखा था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर फाइनेंस एक्ट 2019 ने कुछ अमेंडमेंट्स कर दी। क्या अमेंडमेंट करी? उन्होंने 3 ऑप्शंस दे दिए कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। पहले जो ऑप्शन होता था विच इज़ कि आप उसी एसोसिएट एंटरप्राइज से लेकर आओ जिसके साथ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुई थी, वो अभी भी है। दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया? दूसरा ऑप्शन दे दिया कि आप किसी भी अपनी दूसरी नॉन रेजिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइज से वो पैसा ले आओ। पहले था उसी वाली एसोसिएट एंटरप्राइज से चाहिए जिसके साथ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया था। अब दूसरा ऑप्शन दे दिया। दूसरा ऑप्शन में क्या कहा? दूसरा ऑप्शन में कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी कोई और नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज है तो उससे ले आओ, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे ट्रांजैक्शन हुई थी या नहीं हुई थी। दूसरा ऑप्शन दे दिया। अब बात आई, पहले वाला ही नहीं किया था तो दूसरा वाला करेंगे क्या वो लोग? नहीं। दूसरी ये ऑप्शंस लाए क्यों? ये ऑप्शंस इसलिए लाए क्योंकि लोग रिपैट्रिएट ही नहीं करा रहे थे। लगाते रहो इंटरेस्ट, जब कोई रिपैट्रिएट ही नहीं करेगा तो कितना मर्जी इंटरेस्ट लगा लो, रिपैट्रिएशन हो नहीं रहा था। इसीलिए गवर्नमेंट को लगा कि फ़ंड्स तो इनफ्लो हो ही नहीं पा रहे, तो हमें कुछ तरीका निकालना पड़ेगा जिससे फ़ंड्स का इनफ्लो हो जाए। इसीलिए थर्ड ऑप्शन भी दे दिया गया बाय फाइनेंस एक्ट 2019। 2 ऑप्शन एडिशनल हो गए। पहला हमारे पास क्या ऑप्शन होता था? सिर्फ और सिर्फ कि आप उसी पर्टिकुलर एसोसिएट एंटरप्राइज से पैसा रिपैट्रिएट करोगे जिसके साथ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुई थी। ऑप्शन 2 दे दिया कि चलो उससे नहीं तो किसी भी नॉन रेजिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज से पैसा रिपैट्रिएट करवा दो। तीसरा ऑप्शन और दे दिया। क्या ऑप्शन दिया? कि जब आपकी रिपैट्रिएशन नहीं हो पा रही किसी नॉन रेजिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइज से या उस पर्टिकुलर एसोसिएट एंटरप्राइज से जिससे करवानी चाहिए थी एक्चुअल में, मतलब ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों फेल हो गए, तो ऑप्शन 3 में आ जाओ। ऑप्शन 3 में क्या कहा है कि असेसी आप हमें एडिशनल इनकम टैक्स ही दे दो, क्योंकि आप रिपैट्रिएशन तो कर नहीं रहे हो, तो आप ऐसा करो एडिशनल इनकम टैक्स दे दो विच इज़ 18% ऑन दी एक्सेस मनी।
फिक्स्ड है 18%, लेकिन 18% के ऊपर सरचार्ज भी लगेगा विच इज़ 12% प्लस 4% सेस। सो आपको 18% प्लस 12% प्लस 4% एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप रिपैट्रिएशन नहीं करते हो। ठीक है, तो ये एडिशनल इनकम टैक्स है, ये किसी टैक्स का सब्स्टिट्यूट है नहीं, ये आपको अलग से पे करना ही पड़ेगा। ये टैक्स जो है आपका फाइनल पेमेंट ऑफ टैक्स की तरह ट्रीट किया जाएगा कि आपका एक्सेस मनी के लिए जो टैक्स की पेमेंट होनी थी दिस इज़ फुल एंड फाइनल। अब आपने रिपैट्रिएट नहीं किया इसीलिए हम ले रहे हैं, और इस टैक्स का कोई भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा कि आपको मैंने वो वाला टैक्स पे किया था ना तो मुझे इनकम टैक्स में जैसे TDS होता है वैसा वैसा रिलीफ दे दो, नहीं, ये वो क्रेडिट लेने वाला टैक्स नहीं है। इसका आप क्लेम नहीं कर सकते, ना ही आप कर सकते हो, ना ही आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज कर सकती है कि उन्होंने ये टैक्स पे कर दिया, नहीं, दोनों में से किसी को भी टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। दिस इज़ वंस पेड इज़ पेड, फुल एंड फाइनल है। ठीक है, दूसरी चीज़, असेसी को इसका कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम करने के लिए भी अलाउड नहीं है। PL में नहीं डेबिट कर सकते आप इसको कि हम तो खर्चा बुक करेंगे, नहीं, यू कैन नॉट टेक दी और यू कैन नॉट अवेल दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस। ठीक है, तीसरा पॉइंट बोला कि अगर आपका असेसी जो है, असेसी को सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। असेसी को इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट जिस दिन वो टैक्स पे कर देता है। सो असेसी को इस पर्टिकुलर टैक्स पे करने की वजह से या रिपैट्रिएशन नहीं किया, इन सब के लिए देयर इज़ नो नीड कि असेसी कोई भी सेकेंडरी एडजस्टमेंट करे। अपनी बुक्स में कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बाय द असेसी। ऑल्सो असेसी को इंटरेस्ट कब तक का पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट तब तक का पे करना पड़ेगा जब तक वो टैक्स पे नहीं कर देता। मतलब जिस दिन टैक्स पे कर दिया, आज अगर मैंने टैक्स पे किया है तो मुझे कल तक का इंटरेस्ट देना होगा, आज से मुझे इंटरेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जिस दिन टैक्स की पेमेंट करी उस डेट को मत इंक्लूड करना फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट। ठीक है, अब अमेंडमेंट्स जो आई APA से रिलेटेड उसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस पढ़ते हैं जो सर बुक में देते हैं। तो मैं आपको रीड करके बताती हूँ कि एनालिसिस में क्या लिखा है। एनालिसिस का मैं ब्रीफ दे देती हूँ। ब्रीफ में ये है कि जो ये इनकम टैक्स की पेमेंट हो रही है, एडिशनल इनकम टैक्स की पेमेंट हो रही है, इसका कोई भी सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो असेसी है वो इस चीज़ का कोई भी रिफ़ंड भी क्लेम नहीं कर सकता कि अब तो ये बाद में हो रहा है या मैंने टैक्स पे कर दिया। चलो एक बारी पढ़ के देखते हैं फिर बताती हूँ। बेसिकली APA जो मिनट है ना उसके लिए लिखा हुआ है कि APA एंटर करा, ठीक है, हमने डाल दिया ना APA के लिए एक पॉइंट आ गया। APA अगर आपका ऑन और आफ्टर 1417 है तो ही उस पर्टिकुलर प्राइमरी एडजस्टमेंट के लिए सेकेंडरी एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। उससे पहले अगर APA एंटर हुआ था, चाहे फिर किसी भी साल के लिए हुआ हो, आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसी चीज़ का एनालिसिस करके देखते हैं। Prior to amendment by Finance Act 2019, the secondary adjustment was to be made in the assessment year 2017 to 18 or future assessment years on the basis of any advanced pricing agreement in force in the assessment year. Therefore, adjustment was to be made even if APA was entered into before 1417. Finance Act 2019 provides that secondary adjustment shall be made on the basis of APA only if APA has been entered on or after 1/4/2017. The amendment also provides that if any assessment was done prior to the amendment by Finance Act 2019 on the basis of APA entered into before 1/4/17, then the assessee cannot claim the refund for that assessment year. क्या लिखा है इसमें? आज हमने अमेंडमेंट कर दी फाइनेंस एक्ट 2019 के हिसाब से, के अंदर क्या अमेंडमेंट कर दी कि जो भी APA पहले एंटर हो रहे हैं ना उनके लिए सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इस केस में क्या होगा, जो APAs ऑलरेडी पहले एंटर हुए थे, हो सकता है ना उनके रिस्पेक्ट में कुछ प्राइमरी एडजस्टमेंट हुई हो, फिर असेसी ने सेकेंडरी एडजस्टमेंट की हो और फिर जाके असेसमेंट्स वगैरह हो गई। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, असेसी बोलेगा कि सिंस एक्ट में लिख दिया कि पहले वालों के लिए आपको प्राइमरी एडजस्टमेंट करने पर सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर प्राइमरी एडजस्टमेंट्स हो भी गई हैं तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट नॉट रिक्वायर्ड। तो असेसी बोलेगा कि अब मुझे रिफ़ंड दो क्योंकि मैंने तो कर दी थी, बिकॉज ऑफ द असेसमेंट आपने पहले ही कर दिया। नहीं, तो यहाँ पर बोला कि अगर
पहले असेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है, तो उस रिस्पेक्ट में अब से कोई भी सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और एसएससी उस असेसमेंट के लिए कोई भी असेसमेंट ईयर के लिए कोई भी रिफंड क्लेम नहीं कर सकता. लेट्स सी वन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, फॉर असेसमेंट ईयर 2017 to 18, द सेकेंडरी एडजस्टमेंट वाज मेड ऑन 31st of December 2018 ऑन द बेसिस ऑफ APA एंटर्ड ऑन 1/4/2015. 1/4/15 को अगर AP एंटर हो जाता है तो उस केस में आपको सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती. क्यों? 1 अप्रैल 2017 से पहले है इसीलिए, राइट. बट उसने तो कर दी 31st of December 2018 को, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 19 ने ही तो बताया ना, ये उससे पहले तो नहीं होता था. ठीक है, तो असेसी अब इस बात पर रिफंड क्लेम नहीं कर सकता फॉर दी असेसमेंट ईयर 17-18 कि मैंने तो वहाँ पर सेकेंडरी एडजस्टमेंट कर दी बट फाइनेंस एक्ट 2019 ने तो रिलीफ दे दिया है. नो, असेसी ऐसा नहीं कर सकता है. ये हमने कवर कर लिया इन दी एनालिसिस पार्ट. आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ये टॉपिक बहुत छोटा सा लगता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेजेस, बट एक्चुअली इसमें टाइम लगता है अगर हम इसको अच्छे से समझें, और अच्छे से समझना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे थम्स अप देना और मेरी वीडियो को शेयर करना विद ऑल योर फ्रेंड्स. ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट येट. ऑल्सो अगर आपकी कोई भी सजेशंस हैं, you can comment below. If you have any specific topic request, you can comment that as well. So आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके बता सकते हैं. So yeah, that's all for today. Thank you for watching, guys. I'll see you in the next video. Until then, stay safe, stay healthy. Bye bye.